ओके स्टूडेंट, आज हम चालू करते हैं हमारा 5th यूनिट। ओके, दैट इज फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। ओके, ये फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल होता क्या है? ओके, आपने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा होगा। ओके, कॉम्प्लेक्स नंबर से ही फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल डिराइव होते हैं। ओके, इस चैप्टर में हम काफी कुछ पढ़ने वाले हैं। ओके, और ये चैप्टर बेसिक रहेगा यूनिट नंबर 6 का। ओके, तो स्टार्ट करते हैं फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल से। तो फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल समझने के लिए सबसे पहले आपको कॉम्प्लेक्स नंबर समझना पड़ेगा। ओके, क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर? कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिफाइंड बाय एंड डिनोटेड बाय z इक्वल टू x प्लस iy। ओके, इट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑलवेज डिनोटेड बाय z। ओके, नाउ z इक्वल टू x प्लस iy। ओके, व्हाट इज i? i इज अ अंडर रूट ऑफ -1। ओके, नाउ तो x को बोला जाता है यहाँ पे रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, और iy को बोला जाता है इमेजिनरी पार्ट। बट x और y दोनों के दोनों रियल नंबर रहेंगे। ओके ना, x और y ये दोनों रियल नंबर रहेंगे। ओके, तो जिस पार्ट के साथ i आता है उस पार्ट को बोला जाता है इमेजिनरी पार्ट, जिस पार्ट के साथ i नहीं आता है उसको बोला जाता है रियल पार्ट। ओके, दैट इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू x प्लस iy। ओके ना, अब कॉम्प्लेक्स नंबर के कुछ फॉर्म रहते हैं। पोलर फॉर्म हो गया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया। तो पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? z इक्वल टू r इन ब्रैकेट cos थीटा प्लस i sin थीटा। इट इज कॉल्ड एज अ पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, ये आपने पढ़ा है, मैं सिंपल रिवाइज कर रहा हूं, ठीक है ना। ये चैप्टर आपने सेमिस्टर 1 में डिटेल में पढ़ा है। ओके ना, तो पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होता है z इक्वल टू r इन ब्रैकेट cos थीटा प्लस i sin थीटा। ओके, वेयर r इज अ मॉडुलस दैट इज अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ओके, एंड थीटा इज अ एम्पलीट्यूड दैट इज tan इनवर्स ऑफ y बाय x। बाद में देखा है आपने, देखो इस cos थीटा प्लस i sin थीटा के साथ ही i आएगा। cos थीटा ये रियल पार्ट में रहेगा। ओके ना, तो तभी जाके ये पोलर फॉर्म होगा कॉम्प्लेक्स नंबर का। अगर आप i cos थीटा के साथ लगा देते हो तो इट इज नॉट अ पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स, मींस इट इज नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके ना, बाद में एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ये पोलर फॉर्म से आता है। ओके, cos थीटा प्लस i sin थीटा की वैल्यू जो होती है वो होती है e टू द पावर i थीटा। मैंने यहाँ पे e टू द पावर i थीटा पुट अप कर दिया। ओके, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होता है r e टू द पावर i थीटा। ओके, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर के तीन फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। फर्स्ट वन इज अ कार्टेशियन फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सेकंड वन इज अ पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, थर्ड वन इज अ एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके ना, अब हम देखते हैं फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल होता क्या है। ओके, f of z is called as function of complex variable z and it is denoted by w equal to f of z equal to u plus i। ओके, इससे क्या समझ में आता है? डन। आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर था, मैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन बताता हूँ। आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर था वो था z इक्वल टू x प्लस i। करेक्ट है? ओके ना, अब मैं क्या करूंगा, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कोई फंक्शन ले लूंगा। ओके ना, तो सपोज करो कि मैं कॉम्प्लेक्स नंबर का फंक्शन e टू द पावर z भी ले सकता हूँ। ओके, इट इज अ फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके ना, या फिर मैं sin z भी ले सकता हूँ। ओके, इट इज अ फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, sin इज अ फंक्शन, किसका फंक्शन है? ये z का है, कॉम्प्लेक्स नंबर का फंक्शन है। या फिर मैं cos z भी ले सकता हूँ। ओके, या फिर मैं sin h z भी ले सकता हूँ। ओके, या फिर मैं log of z भी ले सकता हूँ। ये सभी के सभी क्या है? फंक्शंस है। ओके, किसके फंक्शन है? कॉम्प्लेक्स नंबर z के फंक्शन है। ओके, तो अगर ऐसा कुछ लिखते हो आप, ओके, कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर कोई फंक्शन लेते हो तो इसी को बोला जाता है फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। सिंपल बात है। ओके ना, इसी को बोला जाता है फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके ना, सॉरी, यहाँ पे फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल z। ओके, तो इन जनरल क्या होगा, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर का कोई अगर आप एक फंक्शन लेते हो तो उसी को बोला जाता है फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। ओके, तो इन जनरल सपोज करो कि मैं यहाँ पे इन जनरल मैं कोई एक जनरल फंक्शन ऑपरेट करता हूँ, किसके ऊपर? z के ऊपर। ओके, तो ये हो गया फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z और इसी को बोला जाता है फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल z। ओके ना, f ऑफ z, तो आपको राइट हैंड साइड में भी फंक्शन अप्लाई करना पड़ेगा, f ऑफ i y। ठीक है, ये ऐसा नहीं होगा f ऑफ x प्लस f ऑफ i y, बिल्कुल भी नहीं होगा। ओके, यहाँ पे f ऑफ x प्लस i y, क्योंकि दोनों तरफ आप फंक्शन ऑपरेट कर रहे हो। ओके, सो ना अब देखो f ऑफ x प्लस i y को अगर आप सिंप्लीफाई करोगे, ओके, सपोज करो कि आपके पास एक फंक्शन है sin z नाम का। ओके ना, sin z। ओके, ये किसका फंक्शन है? z, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल z का फंक्शन है। ओके, कॉम्प्लेक्स नंबर z, ठीक है ना, उस पे मैं साइन फंक्शन ऑपरेट कर रहा हूं, सो इट इज कॉल्ड एज अ फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z या फिर फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल z। ओके, अगर z की वैल्यू पता है आपको कितनी है? z की वैल्यू होती है x प्लस i y। ठीक है ना, इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूं, ओके, तो फार्मूला कौन सा है? sin x cos i y, ठीक है ना, प्लस यहाँ पे cos x sin i y, इस तरीके से। ओके ना,
अब cos आई वाई की वैल्यू क्या होती है आपने पढ़ा होगा, ओके। sin आई वाई की वैल्यू क्या होती है ये भी आपने पढ़ा होगा। तो यहां से हम रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कर सकते हैं, ओके ना। अब ये देखो, अगर मैं किसी फंक्शन मतलब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर पे कोई फंक्शन ऑपरेट करता हूं तो x प्लस आई वाई में भी वो फंक्शन ऑपरेट होगा, ओके। ऑपरेट होने के बाद अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं तो इसका रियल पार्ट मिलेगा और मुझे इमेजिनरी पार्ट मिलेगा, ओके। तो जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा, इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करूंगा, तो रियल पार्ट मुझे जो मिलता है वो x और y का फंक्शन होता है, ऑब्वियसली। देखो ना, यहाँ पे अगर cos आई वाई को सपोज करो कि मैं i लेता हूं, ओके ना, cos आई वाई की वैल्यू cos y होती है, तो मतलब sin x cos y, ओके ना, प्लस और sin आई वाई की वैल्यू होती है i sin y, ओके। तो यहाँ पे मिलेगा cos x और इंटू sin y। तो cos आई वाई का फार्मूला होता है cos y और sin आई वाई का फार्मूला होता है i sin y। तो sin z, देखो sin z मतलब sin x प्लस आई वाई को इसको आपने दो पार्ट में लिखा, मतलब एक हो गया रियल पार्ट, दूसरा हो गया आपका इमेजिनरी पार्ट। मतलब sin x प्लस आई वाई के आपने दोनों पार्ट फाइंड आउट कर लिए, रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट में इसको डिवाइड कर लिया, ओके ना। तो वैसे ही f ऑफ x प्लस आई वाई का एक रियल पार्ट आएगा, एक इमेजिनरी पार्ट आएगा। यहाँ पे जो रियल पार्ट है वो x और y का फंक्शन है, यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट जो है वो भी x और y का फंक्शन, ओके ना। तो दोनों के दोनों x और y के फंक्शंस हैं। तो इसका जो रियल पार्ट आएगा f ऑफ xy का, ओके, f ऑफ xy के रियल पार्ट को मैं नाम दूंगा u, और ये जो u रहेगा ये x और y का फंक्शन रहेगा, प्लस और इमेजिनरी पार्ट आएगा यहाँ पे i, और इमेजिनरी पार्ट को नाम देता हूं मैं v, ये भी किसका फंक्शन रहेगा x और y का, ओके। सो इसीलिए f ऑफ z, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा, अगर मैं फंक्शन कॉम्प्लेक्स वेरिएबल पे ऑपरेट करता हूँ f ऑफ z पे, ओके, तो इट इज कॉल्ड एज अ फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, ओके। जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो मुझे दो पार्ट मिलेंगे, एक मिलेगा रियल पार्ट, दूसरा मिलेगा इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट को मैं नाम देता हूं u, इमेजिनरी पार्ट को मैं नाम देता हूं v, ओके नाउ, और इसको सबको मैंने नाम दिया w, ओके ना, इस तरीके से। तो f ऑफ z इक्वल टू u प्लस आई वी इज कॉल्ड एज अ फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल z, इसको मैं w से भी डिनोट कर सकता हूं, ओके। अब यहाँ पे मॉड ऑफ f ऑफ z क्या रहेगा, मॉड ऑफ f ऑफ z मतलब मॉडुलस ऑफ f ऑफ z, ओके ना। जैसे यहाँ पे मॉडुलस निकाला आपने r, ओके, ये r को आप मॉड ऑफ z भी नाम दे सकते हो, r को मॉड ऑफ z भी नाम दे सकते हो, ओके। तो यहाँ पे मॉड ऑफ f ऑफ z क्या रहेगा, ये रहेगा अंडर रूट ऑफ u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर, इट इज कॉल्ड एज मॉडुलस ऑफ f ऑफ z, ओके ना, इट इज कॉल्ड एज मॉडुलस ऑफ f ऑफ z, ओके ना। अब u और v क्या रहते हैं, u और v एक कर्व्स, ये दोनों के दोनों कर्व्स रहते हैं, ओके। u और v क्या रहेंगे, कर्व्स रहेंगे, कुछ इस तरीके से कर्व्स रहेंगे, ओके ना, इस तरीके से, ये रहेगा आपका u, ये रहेगा आपका v, इस तरीके से, ओके ना। तो ये है फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का छोटा सा इंट्रोडक्शन, ओके। अब इसके बाद में कुछ हम डेफिनेशन देखते हैं, एनालिटिक फंक्शंस क्या होता है, होलोमॉर्फिक फंक्शंस क्या होता है, ओके, इस तरीके से। तो इतना लिख लीजिए पहले, ओके। अब देखते हैं कुछ डेफिनेशंस, ओके ना। तो फर्स्ट डेफिनेशन है डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ z। f ऑफ z मींस क्या होता है, फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। अब इस फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल की डेरिवेटिव क्या होती है इसके बारे में थोड़ी स्टडी करते हैं, ओके। सो लेट w इक्वल टू f ऑफ z बी अ सिंगल वैल्यूड फंक्शन। सिंगल वैल्यूड फंक्शन मींस क्या होता है, ओके, व्हाट इज सिंगल वैल्यूड फंक्शन। सिंगल वैल्यूड फंक्शन मतलब क्या है, z की कोई भी वैल्यू के लिए w की वैल्यू एक ही मिलनी चाहिए, इट इज कॉल्ड एज अ सिंगल वैल्यूड फंक्शन, ओके। अगर z की कुछ वैल्यूज के लिए w की वैल्यू मोर देन 1 मिलती है तो इट इज नॉट अ सिंगल वैल्यूड फंक्शन, ओके ना। सो यहाँ पे w इक्वल टू f ऑफ z बी ए सिंगल वैल्यूड फंक्शन, ओके, ऑफ वेरिएबल z, और z की वैल्यू क्या होती है x प्लस आई वाई। देन द डेरिवेटिव ऑफ w इक्वल टू f ऑफ z इज, ओके ना। तो डेरिवेटिव हमें जो करनी पड़ती है वो विथ रिस्पेक्ट टू z से करनी पड़ती है, ओके ना। तो w को मैंने विथ रिस्पेक्ट टू z से डिफरेंशिएट किया, तो ऑर्डिनरी डेरिवेटिव dw अपॉन dz, ओके। मतलब क्या, f ऑफ z की डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू z, जिसको मैं f डैश ऑफ z से भी डिनोट करूंगा, ओके ना, कंफ्यूज मत होना। f डैश ऑफ z मींस डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ z विथ रिस्पेक्ट टू z, ओके। लेकिन यहाँ पे अगर डेरिवेटिव ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू z करते हो तो, लेकिन यहाँ पे अगर आप u की डेरिवेटिव अगर लेते हो, ओके ना, आपका f ऑफ z क्या है, आपका f ऑफ z जो है वो है u प्लस आई वी, ओके ना। तो अगर आप डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू z करते हो तो यहाँ पे जो डेरिवेटिव आती है विथ रिस्पेक्ट टू x से, सो डेल u बाय डेल x प्लस यहाँ पे i डेल v बाय डेल x होगी, ओके ना। देखो आप f डैश ऑफ z है, मतलब f ऑफ z की डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू z है, लेकिन इसमें u और v की जो डेरिवेटिव आती है वो विथ रिस्पेक्ट टू x आती है, ये बात ध्यान में रखना, ओके ना। अब इसका प्रूफ है q आती है, ठीक है ना, वहां पे एक पाथ कंसीडर करना पड़ता है, ठीक है, पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस, ओके। वो थोड़ा सा प्रूफ है, आपको यहाँ पे एमएससी नहीं करनी है, आपको सिंपल इंजीनियरिंग करनी है।
तो आप प्रूफ की तरफ ध्यान मत देना, आप ओनली इसका यूज कैसे करेंगे ये हम देखेंगे। ओके ना, तो f डैश ऑफ z इज इक्वल टू del u बाय del x प्लस i del v बाय del x है। ओके ना, तो देखो यहाँ पे दो फार्मूले हैं। ओके, जब भी आप f ऑफ z को विथ रिस्पेक्ट टू z से डिफरेंशिएट करोगे तो u और v जो रहेगा वो पार्शियली डिफरेंशिएट होगा विथ रिस्पेक्ट टू x से। ओके, i की पोजीशन जहां है वहीं पे रहेगी। अगर आपको विथ रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव चाहिए, मतलब क्या, आप विथ रिस्पेक्ट टू z ही डेरिवेटिव कर रहे हो, f डैश ऑफ z ही कर रहे हो, लेकिन इसका दूसरा फार्मूला होता है। ठीक है, अब ये x से तो डायरेक्ट है, y से क्या होगा, y से होगा यहाँ पे रहेगा del u बाय del y। ओके ना, यहाँ पे रहेगा del u बाय del y। ओके, प्लस और यहाँ पे रहेगा del v बाय del y। लेकिन जब आप y से डेरिवेटिव लेते हो u और v की, तो i del v बाय del y के साथ नहीं आता है। ओके, ये u के साथ आता है, del u बाय del y के साथ, लेकिन अपॉन में आता है, 1 अपॉन i हो जाता है। ओके, तो ये 1 अपॉन i del u बाय del y प्लस del v बाय del y। ओके, अगर आपको आपके पास आप x से डेरिवेटिव करते हो तो डायरेक्ट डेरिवेटिव रहेगी del u बाय del x प्लस i del v बाय del x। ओके, अगर आप y से डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ पे आएगा 1 बाय i del u बाय del y प्लस del v बाय del y। लेकिन f ऑफ z का जो डेरिवेटिव है वो विथ रिस्पेक्ट टू z है, ध्यान में रखना, x और y नहीं। क्लियर है, f डैश ऑफ z को आपने तो del u बाय del x del v बाय del x के फॉर्म में लिखा है। ओके, यहाँ पे del u बाय del y एंड del v बाय del y के फॉर्म में लिखा है, तो f डैश ऑफ z की वैल्यू इसके बराबर रहेगी, f डैश ऑफ z की वैल्यू इसके बराबर रहेगी। ओके, इट इज अ डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ z। ओके ना, अब देखते हैं एनालिटिक फंक्शन। ओके, एनालिटिक फंक्शन क्या होता है, ये काफी इंपॉर्टेंट फंक्शन है और थ्रू आउट द चैप्टर हम ओनली देखेंगे कि व्हाट इज एनालिटिक फंक्शंस के एग्जांपल, एनालिटिक फंक्शंस है। ओके ना, इस तरीके से इसके आगे की भी लेक्चर, आगे की यूनिट पे आप एनालिटिक फंक्शंस की स्टडी करोगे। ओके ना, तो एनालिटिक फंक्शन क्या होता है, ये नया वर्ड है आपके लिए। ओके, एनालिटिक फंक्शन को रेगुलर फंक्शन भी कहते हैं, होलोमॉर्फिक फंक्शन भी कहते हैं, मोनोजेनिक फंक्शन भी कहते हैं। ओके ना, ये चार नाम है, एनालिटिक फंक्शन, रेगुलर फंक्शन, होलोमॉर्फिक फंक्शन एंड मोनोजेनिक फंक्शन। ओके ना, तो अभी एनालिटिक फंक्शन होता क्या है, ठीक है, अब देखने से थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, अगर डेफिनेशन पढ़ोगे तो काफी इजी है। ओके, क्या है एनालिटिक फंक्शन, अगर मेरे पास कोई एक रीजन है R नाम का, ओके ना, मेरे पास एक कोई रीजन है, रीजन के हर एक पॉइंट पे, ठीक है ना, रीजन के हर एक पॉइंट पे अगर किसी फंक्शन की डेरिवेटिव, ओके, फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल की डेरिवेटिव, ठीक है ना, हर एक पॉइंट पे एग्जिस्ट होती है। ओके ना, अ सिंगल वैल्यूड फंक्शन f ऑफ z, लेकिन फंक्शन होना चाहिए सिंगल वैल्यूड फंक्शन ही होना चाहिए। ओके ना, अ सिंगल वैल्यूड फंक्शन f ऑफ z possesses a unique derivative at every point in a region R। ओके, रीजन R के जितने भी पॉइंट रहेंगे, ओके, सभी पॉइंट पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट होनी चाहिए। ओके, और उसकी जो वैल्यू होनी चाहिए वो यूनिक आनी चाहिए, तब हम बोलेंगे कि f ऑफ z ये क्या है, एनालिटिक फंक्शन। ध्यान में रखना। ओके, a single valued function f of z possesses a unique derivative at every point of a region R। रीजन R के हर एक पॉइंट पे, ठीक है ना, f of z की डेरिवेटिव एग्जिस्ट होनी चाहिए और वो यूनिक आनी चाहिए, तब हम बोलेंगे कि f of z इज अ एनालिटिक फंक्शन ऑफ z इन अ रीजन R। ठीक है, सिंपल है एनालिटिक फंक्शन की डेफिनेशन। ओके ना, एनालिटिक फंक्शन को नाम है रेगुलर फंक्शन भी कहते हैं, होलोमॉर्फिक फंक्शन भी कहते हैं, मोनोजेनिक फंक्शन भी कहते हैं। ओके ना, अब दूसरा, अगर देखो कुछ पॉइंट ऐसे रहेंगे जिसपे फंक्शन एनालिटिक नहीं रहेगा। ओके, उस पॉइंट को क्या बोला जाता है, अ पॉइंट वेयर द फंक्शन इज नॉट एनालिटिक। ऐसे पॉइंट जिसपे फंक्शन एनालिटिक नहीं होता है तो ऐसे पॉइंट को बोला जाता है सिंगुलर पॉइंट। ठीक है ना, ऐसे पॉइंट को बोला जाता है सिंगुलर पॉइंट या फिर सिंगुलरिटीज भी कहते हैं। ओके ना, तो आई होप आपको एनालिटिक फंक्शन समझ में आएगा। एनालिटिक फंक्शन मतलब क्या, a function, a single valued function f of z possesses a unique derivative at every point in of the region R, then f of z is called as a analytic function। okay, or it is called as regular, holomorphic और monogenic function। okay, और जिस पॉइंट पे फंक्शन डेरिवेटिव मतलब फंक्शन एनालिटिक नहीं रहता है, ओके, जिस पॉइंट पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं होती है, इसका मतलब ये होता है। ओके ना, जिस पॉइंट पे फंक्शन एनालिटिक नहीं होता है या फिर डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं होती है, ऐसे पॉइंट्स को बोला जाता है सिंगुलर पॉइंट या फिर सिंगुलरिटीज भी कहते हैं। ठीक है ना, अब आपको बोला गया है कि चलो कोई फंक्शन है, इसको शो करो कि ये एनालिटिक है। ठीक है, तो क्या, और एक कोई रीजन दिया है, रीजन मतलब सपोज करो कि आपको ये रीजन दिया है 1 to 2, ये नंबर दिया, ओके, ये इंटरवल दिया, ये रीजन है। ओके ना, 1 to 2 मतलब क्या है, 1 से लेके 2 तक का इंटरवल। ओके, एक्सक्लूड 1 एक्सक्लूड 2। ओके, आपको इस रीजन पे आपको चेक करना है कि ये फंक्शन एनालिटिक है या नहीं है। अब 1 और 2 के बीच में तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट आते हैं, क्या हर एक पॉइंट पे आप चेक करते बैठोगे क्या कि ये यहाँ पे इस पॉइंट पे इसकी डेरिवेटिव एग्जिस्ट हो रही है और यूनिक आ रही है, ऐसा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ओके, तो इसके लिए दूसरी प्रोसेस क्या है,
एनालिटिक फंक्शन, कोई भी फंक्शन एफ ऑफ जेड अगर आपको दिया है, ये चेक करना है आपको एनालिटिक है या नहीं है, तो वो चेक करने के लिए एक दूसरी भी कंडीशन है जिसको बोला जाता है कॉची रीमन कंडीशन। ओके, जो भी फंक्शन कॉची रीमन कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है वो फंक्शन क्या होता है, एनालिटिक होता है। ओके, तो इसके बाद में हम देखते हैं कॉची रीमन कंडीशन, इतना लिख लीजिए। ओके, अब देखते हैं कॉची रीमन इक्वेशन क्या होता है। ओके, तो एनालिटिक फंक्शन मतलब क्या है कि अगर सपोज करो कि कोई फंक्शंस, ये उसकी डेरिवेटिव हर एक पॉइंट पे इन रीजन आर पे अगर यूनिक आती है, ओके, मतलब एग्जिस्ट होती है, तो हम बोलेंगे कि वो फंक्शन क्या है, एनालिटिक है। लेकिन वो चेक करना पॉसिबल नहीं है कि इतने सारे पॉइंट पे हम डेरिवेटिव चेक करेंगे और वो एग्जिस्ट होती है, बाद में उसकी वैल्यू यूनिक आती है, तब जाके वो फंक्शन एनालिटिक रहेगा। ओके ना, तो बेटर वे ये है कि यहाँ पे एक दूसरा भी तरीका है, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर एफ ऑफ जेड टू बी एनालिटिक। ओके, एफ ऑफ जेड को एनालिटिक शो करने के लिए दो कंडीशन है, एक है नेसेसरी, एक दूसरी है सफिशिएंट। ओके, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द फंक्शन w इक्वल टू एफ ऑफ जेड इक्वल टू u प्लस iv टू बी एनालिटिक इन रीजन r। ओके ना, अब वो कंडीशन क्या है, देखो अगर कोई फंक्शन को अगर आपको एनालिटिक शो करना है तो ये दो कंडीशन वो फंक्शन सेटिस्फाइड करता है, ऐसा आप शो करो। ओके ना, पहली कंडीशन है नेसेसरी कंडीशन। नेसेसरी कंडीशन मतलब क्या, आपका जो फंक्शन है एफ ऑफ जेड इक्वल टू u प्लस आई। ओके, u और v की पार्शियल डेरिवेटिव करो, डेल u बाय डेल x, डेल u बाय डेल y, डेल v बाय डेल x एंड डेल v बाय डेल y। ओके, ये जो पार्शियल डेरिवेटिव आती है u और v की विद रिस्पेक्ट टू x एंड y से, ये सभी की सभी कंटिन्यूअस है, किसमें, ठीक है, इन रीजन r में, ठीक है ना, ऐसा शो करो। क्लियर है ना, मतलब डेल u बाय डेल x, डेल u बाय डेल y, डेल v बाय डेल x, डेल v बाय डेल y, ओके, ऑल आर द कंटिन्यूअस इन रीजन r। ये हो गई आपकी नेसेसरी कंडीशन, पहले ये कंडीशन शो करो। ओके ना, उसके बाद में सफिशिएंट कंडीशन, जिसको बोला जाता है कॉची रीमन कंडीशन या फिर कॉची रीमन इक्वेशन। ओके, उसके बाद में शो करो कि डेल u बाय डेल x की वैल्यू ये डेल v बाय डेल y के बराबर आती है। ओके, एंड डेल u बाय डेल y की वैल्यू ये माइनस डेल v बाय डेल x के बराबर आती है। ओके, तो जो भी फंक्शन ये दो कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा, ठीक है ना, वो फंक्शन एनालिटिक कहलाएगा, सिंपल। ओके ना, कौन सी कंडीशन, नेसेसरी एंड सफिशिएंट। नेसेसरी मतलब, ठीक है, डेरिवेटिव u और v की पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x एंड y, इसको कंटिन्यूअस शो करो इन रीजन r में, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन कि डेल u बाय डेल x की वैल्यू डेल v बाय डेल y के बराबर आनी चाहिए। ओके, और डेल u बाय डेल y की वैल्यू माइनस डेल v बाय डेल x के बराबर आनी चाहिए। ये दोनों कंडीशन जब सेटिस्फाइड होती है तब हम बोलेंगे कि वो फंक्शन क्या है, एनालिटिक है। ओके, खास करके ये कॉची रीमन जो कंडीशन है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, और थ्रू आउट द चैप्टर एनालिटिक फंक्शन और कॉची रीमन कंडीशन, ये दो ही आपको देखने को मिलेंगे। ओके, तो इट इज अ सफिशिएंट एंड नेसेसरी कंडीशन। नाउ बाद में कॉची रीमन इक्वेशन इन पोलर फॉर्म, जैसे ये कॉची रीमन इक्वेशन इन कार्टेशियन फॉर्म है, वैसे ही पोलर फॉर्म के लिए कॉची रीमन इक्वेशन है। ओके, ये आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। कॉची रीमन इक्वेशन इन पोलर फॉर्म होता है डेल u बाय डेल r इक्वल टू 1 बाय r डेल v बाय डेल थीटा। u की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू r है, तो यहाँ पे v की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा है। यहाँ पे उल्टा डेल v बाय डेल r इक्वल टू डेल u बाय डेल थीटा। ओके, लेकिन यहाँ पे डेल u बाय डेल r इक्वल टू 1 बाय r डेल v बाय डेल थीटा, एंड यहाँ पे डेल v बाय डेल r इक्वल टू माइनस 1 बाय r डेल u बाय डेल थीटा। ओके ना, इसको आप अपने तरीके से ध्यान में रख सकते हो दोनों कंडीशंस को, ठीक है ना। बाद में है हार्मोनिक फंक्शन। ओके, अगर देखो आपको कोई फंक्शन दिया है पोलर फॉर्म में और आपको शो करना है कि वो फंक्शन एनालिटिक है या नहीं है, तो आप पोलर फॉर्म की कॉची रीमन कंडीशंस को चेक करेंगे। ओके, पोलर फॉर्म की कॉची रीमन कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो फंक्शन क्या रहेगा, एनालिटिक रहेगा। ओके ना, बाद में हार्मोनिक फंक्शन, मोस्ट आईएमपी फंक्शन। ओके ना, कौन सा फंक्शन हार्मोनिक होता है, ओके, जो फंक्शन लैपलास इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है वो फंक्शन हार्मोनिक रहेगा। ओके, लैपलास इक्वेशन कौन सा, डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल वाई स्क्वायर। यहाँ पे फाई की डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड फाई की डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, दोनों का एडिशन अगर जीरो आता है तो फाई क्या कहलाएगा, हार्मोनिक कहलाएगा। ओके, अगर सपोज करो कि आपको एफ ऑफ जेड को ये फंक्शन हार्मोनिक है ये शो करना है, तो आप क्या करोगे, एफ ऑफ जेड की दो बार डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स से और दो बार डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई से, दोनों का एडिशन अगर जीरो आता है तो एफ ऑफ जेड क्या रहेगा, हार्मोनिक रहेगा। अगर आपको u, ठीक है ना, u मतलब ये u और v अगर आपको हार्मोनिक शो करना है, ओके, तो आप क्या शो करोगे, डेल स्क्वायर u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर u अपॉन डेल वाई स्क्वायर, दोनों का एडिशन जीरो आता है तो u क्या रहेगा, हार्मोनिक फंक्शन रहेगा। ओके ना, v अगर सपोज करो कि v की डबल टाइम डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x से एंड v की डबल टाइम डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y से, दोनों का एडिशन अगर जीरो आता है तो v क्या रहेगा, हार्मोनिक रहेगा। ओके, तो इस इक्वेशन को लैपलास इक्वेशन कहते हैं, जो भी फंक्शन लैपलास इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा वो हार्मोनिक रहेगा। बस क्लियर है,
तो इतनी डेफिनेशन सफिशिएंट है। उसके यहाँ पे लेक्चर मैं यहाँ पे एंड करता हूँ। इसके बाद में हम देखेंगे कुछ एग्जाम्पल्स, ठीक है ना। तो आगे का लेक्चर बिल्कुल भी मिस मत करना और वीडियो फुल देखना, ओके। तो आज के लेक्चर में टोटल बेसिक, नेक्स्ट लेक्चर से हम चालू करेंगे इसके प्रॉब्लम। लिख लीजिए।